कहानी का शीर्षक चिट्ठी। आज पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी बहुत खुश थे क्योंकि उनका नया और सुविधा से परिपूर्ण पोस्ट ऑफिस बनकर तैयार हो गया था। बरसों से खंडहर नुमा इमारत में ऑफिस चल रहा था। सभी कर्मचारी हर्षोल्लास से अपने अपने कार्य के अनुसार अपना अपना फाइल समेट रहे थे। पोस्ट मास्टर साहब बीच बीच में निगरानी कर रहे थे। ऐसे भी जब से मोबाइल का ज़माना आया है तब से तो पोस्ट ऑफिस का महत्व ही खत्म हो गया है। बरसों से ना तो ऑफिस की रंगाई पुताई हुई और ना ही पुरानी पड़ी फाइलों की साफ सफाई। 3-4 कर्मचारी मिलकर पुरानी पड़ी अलमारी को जब हटाने लगे तो दीवार और अलमारी के बीच गंदगी का अंबार लगा हुआ था और उन्हीं के बीच में एक पुराना लिफाफा अटका पड़ा था। जब उन कर्मचारियों का नज़र उस अटका पड़ा लिफाफा पर पड़ा तो हाथ बढ़ाकर उसे निकाला गया। तब तक पोस्ट मास्टर साहब भी निगरानी करते करते पहुंच गए। साथ ही दोपहर के खाने का भी वक्त हो गया था। ये चिट्ठी उनके बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। वे लोग आपस में वार्तालाप करने लगे। क्या लिखा होगा, किसने लिखा होगा और क्यों लिखा होगा। इस वार्तालाप के बीच वहां कार्यरत 2 नवयुवक जो अभी अभी नियुक्त हुए थे उस पत्र को खोलकर पढ़ने लगे तो पता चला कि एक पत्नी द्वारा अपने पति को लिखा गया एक भावुक चिट्ठी था, जिसके शब्द सुनकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाए। उस चिट्ठी का महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ इस तरह था। प्रिय कमल, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और मैं अपनी गलती को स्वीकार भी करती हूँ, लेकिन किसी एक की गलतियों की वजह से घर नहीं टूटता है। ये कहावत तो आप भी सुने ही होंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। किसी को तो आगे बढ़कर पहल करना ही पड़ेगा। अगर तुम मुझे माफ़ कर सको तो खुद नहीं भी आओगे तो कम से कम एक चिट्ठी भेज देना। तुम्हारे इंतज़ार में, कुमुद। चिट्ठी पढ़ने के बाद उनके बीच गर्मा गर्म बहस शुरू हो गया। किन्हीं का मानना था कि हमारी गलती की वजह से चिट्ठी उनके पास नहीं पहुंचा, तो कई बोल रहे थे कि इसमें हमारी क्या गलती है, हम लोग जानबूझकर ऐसा नहीं किए हैं। शाम ढलने लगा, ऑफिस बंद करने का समय होने लगा। सभी कर्मचारी अपने अपने घर लौट आए, परंतु उनके दिलो दिमाग में सिर्फ उस चिट्ठी में लिखा शब्द घूम रहा था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी वो लोग अपने आप को उनका गुनाहगार मानने लगे थे। सुबह उठते ही उन्हें पोस्ट ऑफिस जाने की हड़बड़ी होने लगी। आज सभी समय पर पोस्ट ऑफिस पहुंच गए। चाय की चुस्की के साथ ये निर्णय लिया गया कि दोनों नवयुवक उनके घर जाकर देखें कि उनके हालात कैसे हैं। अगर दोनों में से कोई किसी मुसीबत में हो तो हम सब मिलकर उनको मदद कर देंगे। दोनों नवयुवक चिट्ठी लिखने वाली महिला द्वारा लिखा पते की ओर निकल पड़े। जब ट्रेन से दोनों नवयुवक उतरे तो वहाँ स्टेशन के दूसरी ओर मिनी बस वाला लगातार चिल्ला रहा था, रतनपुर रतनपुर। दोनों रतनपुर का नाम सुनकर मिनी बस में जाकर बैठ गए। सीट से कई ज़्यादा लोगों को कंडक्टर मिनी बस में चढ़ा लिया। दोनों नवयुवक कंडक्टर से पूछा, कितनी दूर है रतनपुर? लगभग 25-30 किलोमीटर। मिनी बस हिचकौले खाते खाते अपने सफ़र पर चल पड़ा। बीच बीच में यात्री उतरते चढ़ते जा रहे थे। लगभग 2-2.5 घंटे के बाद वे लोग दिए गए पते पर पहुँचे तो देखे कि लगभग 50 की उम्र का व्यक्ति घर के बाहर द्वार पर झाड़ू लगा रहा था। उन लोगों पर नज़र पड़ते ही झाड़ू छोड़कर उनके सामने आकर खड़ा हो गया और पूछा, किससे मिलना है? वो हमें कमल जी से मिलना है। जी बोलिए, मैं ही हूँ कमल। नवयुवक बोला, जी कुछ ज़रूरी बातें करना है। कमल उन लोगों को बरामदे में बिछी खाट पर बैठने का इशारा किया, साथ ही पानी भरा गिलास उनके हाथों में थमा दिया।
दोनों नवयुवक को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें, इसलिए वे लोग बिना कुछ कहे कमल को चिट्ठी सौंप दिए। कमल पूछा, ये क्या है? नवयुवक जब कुछ नहीं बोला तो कमल लिफाफा को उलट पुलट कर देखने लगा, तो पीछे लिखा नाम और पता को पढ़ते ही हैरान होकर जल्दी जल्दी लिफाफा को खोलने लगा। चिट्ठी पढ़कर उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। जी भर के रोने के बाद दोनों नवयुवक का हाथ पकड़कर बोला, आप तो हमारे लिए देवता तुल्य हैं। हम कुमुद के बुलावे का इंतजार बरसों से कर रहे हैं। आज मेरा इंतजार समाप्त हुआ। उसकी बातों को सुनकर नवयुवक आश्चर्यचकित होकर बोला, ये चिट्ठी आपको आज नहीं बरसों पहले लिखा गया था, परंतु हमारी गलती कहिए या आपकी किस्मत, यह चिट्ठी हम लोग आपको आज पहुंचाने आए हैं। ये सुनने के पश्चात कमल का नज़र चिट्ठी पर लगा मोहर और तारीख पर पड़ा। इसका मतलब कुमुद ये चिट्ठी बरसों पहले मुझे लिखी थी। ये समझते ही वो अपना आपा खो दिया और दोनों नवयुवक को धक्का मारकर अपने खाट से उतार दिया और भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। गालियां देते देते बीच बीच में बोल रहा था, पता नहीं मेरी कुमुद कैसी होगी, कहाँ होगी। बोलते बोलते घर में ताला लगाया, कंधे पर गमछा डाला और निकल पड़ा। उसकी स्थिति देखकर उसे अकेला छोड़ना दोनों नवयुवक को ठीक नहीं लगा। ये सोचकर वो दोनों भी उसके पीछे पीछे निकल पड़े। वो वहाँ मेरा इंतजार कर रही होगी, कहीं नहीं गई होगी। यही बड़बड़ाते हुए कमल मिनी बस पर जा बैठा। उसके पीछे वाली सीट पर दोनों नवयुवक बैठ गया। कमल की दयनीय स्थिति देखने के बावजूद दोनों नवयुवक हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि उसे संतावना के दो शब्द बोले। जब वहां पहुंचा तो कमल इधर उधर कुमुद को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। तो घर से दूर मंदिर के चबूतरे पर बैठे लोग से कुमुद के बारे में पूछा तो वहां बैठे लोग बताए, कहाँ जाएगी पगली, नदी के घाट तक गई होगी गैया को पानी पिलाने। माँ पिताजी के गुजरने के बाद बेचारी अकेले यहाँ रह गई। शहर चलने बोल बोल कर थक गया उसका भाई, लेकिन ये पगली यह कहकर डाल देती है कि कहीं उसका पति ढूंढते ढूंढते आया और यहाँ आकर मुझे ना पाया तो वो परेशान हो जाएगा। उस पगली को कौन समझाए कि उसके पति को आना होता तो कब का आ गया होता। इतने बरस तक कोई नाराज रहता है क्या? ये सुनकर कमल के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगा। साथ ही दोनों नवयुवक भी बड़े भावुक हो गए और अपने आप उन दोनों का हाथ मंदिर के प्रांगण में जुड़ गया। तब तक वहीं मंदिर के पास में खेल रहे बच्चे को एक बुजुर्ग ने बुलाकर कहा, जा कुमुद बुआ को बुलाकर ले आओ। बच्चे दौड़कर चिल्लाते हुए निकला, कुमुद बुआ तुम्हें कोई खोज रहा है। कुमुद की व्यथा सुनकर कमल लड़खड़ाते कदमों से वहां से निकल पड़ा। दूसरी ओर बच्चे जब कुमुद को बताए तो पहले तो उसे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु बच्चों की जिद के वे लोग सच बोल रहे हैं तो कुमुद घर के तरफ भागी। दूसरी ओर कमल कुमुद की व्यथा सुनकर मंदिर से सीधे नदी की घाट की ओर तेज कदमों से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद सामने से दौड़ते भागते आती कुमुद पर नजर पड़ा। दोनों की नजरें मिली। डबडबाई नजरों से निःशब्द एक दूसरे को देख रहे थे। उस मंजर को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के आंखें भर आई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।